Good evening to all. Today we are going to start chapter number 10 costing methods. एमए के अंदर जो मेजर पार्ट है वो आप लोगों का कवर किया हुआ है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई हमारी अकाउंटिंग अलग अलग तरह की होती है। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है फिनेंशियल अकाउंटिंग जो आप प्रॉफिट लॉस वगैरह कैलकुलेट करते हैं, जो एफए का आपने सब्जेक्ट रीड आउट किया था। एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम कॉस्टिंग वगैरह फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट की जाती है। और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड। यहाँ पर आपके एमए के अंदर काफी सारे टॉपिक्स जो कवर किए हुए हैं वो कवर किए हुए बेटा कॉस्टिंग से रिलेटेड। भाई हमें कॉस्टिंग वगैरह फाइंड आउट करनी है, अगर हम कहीं पर इंडस्ट्री में वर्किंग करते हैं तो वहाँ की कॉस्टिंग वगैरह कैसे कैलकुलेट की जाए। तो ये जो चैप्टर नंबर 10 दिया है आपका बेटा, इस चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपके अलग अलग कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स डिफाइन किए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कॉस्टिंग करने के मेथड्स अलग अलग होते हैं। सर कैसे? हम बात करें कॉस्टिंग मेथड्स के अंदर हमारा फर्स्ट मेथड आता है बेटा जॉब कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मेथड के अंदर हमारा फर्स्ट मेथड आता है कौन सा? जॉब कॉस्टिंग। सर जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जैसे हम किसी से कोई वर्क कराते हैं, पर्टिकुलर वर्क करवाते हैं, पर्टिकुलर कोई डिजाइन करवाया, तो उसके लिए वो काम अलग अलग पर्सन्स को क्या किया जाता है? हैंड ओवर किया जाता है। और उस अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करते हैं? आपसे चार्जेस लेते नहीं लेते हैं। तो वहां पर हम क्या कहते हैं? उसको जॉब कॉस्टिंग। वहां पर भाई एक जॉब को करने का, एक वर्क को करने का कितना कॉस्टिंग बैठेगा, तो उसको हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। जनरली जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज्ड बाय दोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यूज होता है वेयर एन ऑर्डर इज प्रोड्यूस्ड टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, जो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने बोला तो कि सर मुझे 7 डेज के लिए ट्रिप प्लान करके बताइए, मुझे बाहर जाना है घूमने, दिल्ली वगैरह और उधर की तरफ मुझे घूमने जाना है, तो सर मुझे उसके लिए ट्रिप प्लान करके दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो पूरा क्या करते हैं? सर आपको फ्लाइट से जाना है या ट्रेन से जाना है, वो सब कुछ वो अपनी कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। और सर ये आपका टोटल पैकेज बैठेगा 52,000 रुपीज का। होता है या नहीं बेटा? वो आपके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है? डिजाइन किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस, आपने कोई पर्टिकुलर प्रिंटिंग करवाया तो वो आपके लिए ही किया जा रहा है, तो वो चीज। ऑटोमोबाइल गैराज, जहां पर आपने अपनी गाड़ी में कोई चीज करवाया, रिपेयर वगैरह कराया। फर्नीचर शॉप, आपने फर्नीचर बनवाया, स्पेशली आपने फर्नीचर वगैरह डिजाइन करवाया, तो वहां पर हमारी क्या होती है? जॉब कॉस्टिंग फॉलो की जाती है। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है बेटा जॉब Yes. कॉस्टिंग का? तो इन दिस मेथड इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू प्रोडक्ट्स विल बी सिमिलर। दो प्रोडक्ट सिमिलर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसा आप लोग कार वगैरह मॉडिफाई करवाते हैं, आपने घर में मॉडिफिकेशन करवाया, कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह करवाया, तो आपके घर में जो चार्ज लगा है क्या वही चार्ज मेरे घर में भी लगेगा क्या? आपके घर में जो चार्ज लगा है बेटा, क्या वही सेम चार्ज मेरे घर में भी लगेगा क्या? बताइए मुझे, क्या वहां पर सेम अमाउंट रहेगा क्या बेटा दोनों के बीच में? तो इन दिस मेथड इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू प्रोडक्ट्स विल बी सिमिलर। जरूरी नहीं तो कि दो प्रोडक्ट सिमिलर रहे। एंड ऑल ऑर्डर्स डू नॉट पास थ्रू द सेम प्रोसेस। और सारे ऑर्डर्स एक ही प्रोसेस से पास हो ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं है। It is also known as a specific order or production order costing method. इसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर या प्रोडक्शन ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम हर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली क्या हो जाती है? वहां पर कॉस्ट वेरी कर जाती है, वहां पर एक सिमिलर कॉस्ट अप्लाई नहीं होती है। आगे समझ में बेटा यहाँ तक का जॉब कॉस्टिंग मेथड का मीनिंग? Yes, sir. फिर आगे क्या बोला हमें? इन दिस मेथड यूनिट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब इज डिटरमाइंड फर्स्ट। जो यूनिट कॉस्ट होती है कंप्लीटेड जॉब की, उसको सबसे पहले हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर असर्टेन्ड आफ्टरवर्ड्स। उससे रिलेटेड खर्चे कितने हुए, भाई हमें कॉस्ट कितनी निकालनी है, उससे रिलेटेड खर्चे कितने हुए, वो सारी चीजें हमें देखनी होती है जॉब कॉस्टिंग के अंदर। जब हमें जॉब कॉस्टिंग फॉलो करनी होती है तो वहां पर हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है?
भी बेटा कई बड़ी यूनिट्स होती हैं। लाइक मैं बात करूं जैसे लार्सन एंड टर्बो, एलएनटी, अगर आपने नाम सुना हो। नाम सुना हो बेटा एलएनटी कंपनी का? एलएनटी कंपनी क्या करती है, आपके अलग अलग इंडिया के अंदर कहीं पर भी अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शंस वगैरह करवाना है, लाइक आपको ब्रिज कंस्ट्रक्ट कराना है, या फिर आपको कोई रोड वगैरह बनवाना है, इस तरह के जब कोई बड़े वर्किंग्स होती है तो उनको वर्किंग पर काम करती है कौन सी, एलएनटी कंपनी। तो एलएनटी कंपनी का बेटा इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं चलता, उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलते हैं। और वो हर प्रोजेक्ट को क्या कर देती है, जॉब नंबर अलॉट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज मान लो कोटा के अंदर आपको ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है, आपको क्या करना है, ब्रिज रेडी करना है कोटा के अंदर, तो उन्होंने उसको जॉब नंबर अलॉट कर दिया, जॉब नंबर 402, ताकि उनको आइडेंटिफाई रहे जॉब नंबर, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो जॉब नंबर 402 के अंदर कितने हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह से उनके ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह प्रोजेक्ट चलते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं बेटा, जॉब ऑर्डर नंबर उनको अलॉट कर दिया जाता है। Every job or work done in factory shall be allotted a job order number। चाहे वो फैक्ट्री हो या कहीं पर ओपन में भी अगर हो रहा है, तो हर वर्क को एक क्या कर दिया जाता है, जॉब ऑर्डर नंबर दे दिया जाता है, so that it may be identified separately by its number। ताकि उसको सेपरेटली क्या किया जा सके बेटा, आइडेंटिफाई किया जा सके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? हिमांशु, नीरव, शिफा। यस सर। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कौन सा, प्रोडक्शन ऑर्डर। अब प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर क्या होगा, A written order is to be given to the foreman। अच्छा, foreman कौन होता है, सुपरवाइजर। foreman कौन होता है बेटा, सुपरवाइजर। एक रिटर्न में ऑर्डर दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फॉरमैन को, सुपरवाइजर को, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्क और जॉब। उससे रिलेटेड अगर हमें कोई प्रोडक्शन वगैरह करवाना है, कोई यूनिट्स वगैरह बनवानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन का ऑर्डर देंगे, नहीं देंगे। मान लो मुझे ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाने के लिए ब्रिक्स वगैरह और ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी सबसे पहले वो ब्रिक्स वगैरह तैयार करवाएगी, नहीं करवाएगी? यस सर। यस सर। तो हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनको हम क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, भाई तो क्या आप हमारे लिए इतनी ब्रिक्स वगैरह तैयार कर दो, इतना सीमेंट हमें रिक्वायर्ड है, इतनी ये चीजें रिक्वायर्ड है, ताकि आप तैयार कर दो मटेरियल। फिर हम क्या करेंगे, हम उसको प्रोसेस में स्टार्ट करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रोडक्शन प्रोसेस सच इज रिक्वायरमेंट ऑफ एसेंशियल मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ जॉब शीट फॉर वर्कर्स फॉलोड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर उसके लिए फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी क्या करेगा, आगे ऑर्डर देगा कि भाई सर हमें ये ब्रिक्स बनानी, तो उसके लिए इतना हमें रेत चाहिए, इतनी हमें सीमेंट चाहिए, इतना हमें ये चीज रिक्वायर्ड है। आगे से गुड्स आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे गुड्स रेडी करेगा, और फिर वो आगे सप्लाई करेगा क्या बेटा। सेकंड स्टेप क्लियर है, प्रोडक्शन ऑर्डर। यस सर। अब आगे क्या बोला, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड टूल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द वर्क और जॉब। जैसे घर में मान लो मेरे फंक्शन है, फंक्शन है तो अब मैंने मान लो सपोज मेहंदी लगाने के लिए किसी को ऑर्डर दिया, भी तो कि सर आप हमारे यहाँ पर आ जाना, और हमारे यहाँ पर कम से कम बहुत सारे गेस्ट वगैरह रहेंगे, उन सबको मेहंदी लगानी है। तो वो एक आइडिया पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, सर कितने गेस्ट रहेंगे लगभग। मैंने उनको बोला सर 50 गेस्ट। तो 50 गेस्ट के अकॉर्डिंगली मेहंदी रेडी करके लाएंगे, नहीं लाएंगे बेटा? 50 गेस्ट के अकॉर्डिंगली वो पहले से ही मेहंदी एक आइडिया अप्रोक्स में रेडी करके रखेंगे, नहीं रखेंगे? ये इमीडिएटली बनाने बैठेंगे बेटा? यस सर, 50 गेस्ट के लिए पहले रेडी करेंगे। पहले रेडी करेंगे। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, उनको कोई वर्किंग करना है, कोई जॉब करनी है, तो उसके लिए वो पहले से ही क्या करते हैं, लिस्ट बनाई जाती है, उसके लिए मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, टूल्स कितना रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लीटिंग द वर्क और जॉब। जैसे हमारे घर, अपने घरों में बेटा कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो उसके लिए वो जो कुक होता है, हलवाई जो होता है, वो पहले से लिस्ट पकड़ा देते, नहीं पकड़ा देते, आपको ये चीजें लेकर के आनी है मार्केट से खाना बनाने के। हम वो प्रोडक्ट मार्केट से लेकर के आते हैं, फिर उनको अवेलेबल कराते, तब जाकर के वो फूड रेडी कर पाते हैं क्या बेटा? यस सर। तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, जॉब कॉस्टिंग का पार्ट हो गया, जहां पर वो हलवाई जो है वो एक पर्टिकुलर वर्क के लिए काम कर रहे हैं।
The production and planning department will prepare a list of material and tools required for completing the work or job. Direct material, direct labor and direct expenses directly charged to the job. जो भी directly अगर उससे connected है तो उसको हम job में directly charge करेंगे. And overheads. Overheads मतलब ऊपरी खर्चे. Overheads charged on the basis of absorption rate. Absorption rate मतलब कितना आपने अप्लाई किया. जैसे सपोज मान लो मैं बात करूं, सपोज ओवरहेड्स का कैसे निकालते हैं. बजटेड ओवरहेड्स, ये हमारा बजटेड ओवरहेड्स कितने थे अपॉन बजटेड यूनिट्स. सपोज अगर मान लो मेरा 1 लाख बजटेड ओवरहेड्स लगेंगे, मेरा वो जो था भी तो कि 1 लाख ओवरहेड्स मेरे लगेंगे कितनी यूनिट्स में, मान लो सपोज 20,000 यूनिट्स पर. तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल जाएगी कि बेटा 1 लाख अपॉन 20,000 $5 पर आवर, डॉलर पर यूनिट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गई. अब करंट ईयर के अंदर मान लो मैंने 3,000 यूनिट्स का मैंने यूज किया है, तो ओवरहेड्स निकल जाएंगे कि बेटा $5 पर यूनिट इंटू 3,000 यूनिट्स. 5 3 से 15. आगे समझ में. Yes, sir. Yes, sir. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्टली चार्ज टू द जॉब एंड ओवरहेड्स चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट. और जो ओवरहेड्स वगैरह होंगे वो किस बेसिस पर चार्ज किए जाते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट के बेसिस पर, which are computed on the basis of actuals in the past. जो आपके एक्चुअल में हुए थे पास्ट में, उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, ओवरहेड्स का चार्ज करते हैं जो आपके एक्चुअल में आपका यूनिट का कंजम्पशन हुआ था उस बेसिस पर. रिकॉर्डिंग वगैरह कॉस्ट वगैरह को रिकॉर्ड किया पूरा, फिर कंप्लीशन जब हो जाता है पूरा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन प्रिपेयर्ड, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट बनाया जाता है एंड सेंड टू द कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट वेयर टोटल cost of the job is ascertained and profit or loss calculated. तो वो उसका पूरे जब अगर हमारा कंप्लीशन हो जाता है तो फिर उसकी पूरी वो लिस्ट वगैरह जो भी खर्चे हैं वो सारी लिस्ट वगैरह कहाँ पे भेजी जाती है, कॉस्ट डिपार्टमेंट को. कॉस्ट डिपार्टमेंट उसकी पूरी कॉस्टिंग वगैरह निकालता है, उसका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ वो सारे कैलकुलेशन होते हैं. क्योंकि मैंने बोला जैसे बड़ी कंपनीज वगैरह होती है L&T, तो बेटा उसके इंडिया में कम से कम एक बार में हर साल कम से कम 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. अब 50 प्रोजेक्ट के अंदर उनका रेगुलर वर्क तो हो रहा है, सीमेंट कितना लगा, इसमें कितना कौन सी चीज लगी, तो उसका एक कॉस्टिंग तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा कंपनी को कि प्रॉफिट भी हुआ या नहीं हुआ. तो उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, लास्ट में पूरी कॉस्टिंग को एनालाइज किया जाता है. आगे बात समझ में आता है. Yes, sir. तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर अगर हमें कोई अगर सेपरेट वर्क कराना होता है, कोई स्पेशल वर्क हमें कराना होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जॉब कॉस्टिंग फॉलो किया जाता है जब अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड अगर वर्किंग कराना होता है. ठीक है भाई, यहाँ तक की बात. इसी के बाद में सेकंड आता है हमारा कौन सा बेटा, बैच कॉस्टिंग. सेकंड कौन सा आता है, बेच कॉस्टिंग. सो बेच कॉस्टिंग क्या होती है, जहां पर हमें एक सारे तरह के एक जैसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर डिजाइन करवाने होते हैं, मैन्युफैक्चर कराने होते हैं लॉट में. जैसे सपोज मान लो मुझे बॉटल बनानी है, अब मैंने इस बॉटल के लिए बोल दिया भैया मुझे ऐसी बॉटल चाहिए 10,000 यूनिट्स. मुझे बॉटल चाहिए मिल्टन की जैसे बॉटल आती है, एक जैसी बॉटल्स आती नहीं आती है बेटा. Yes. Yes, sir. तो मैंने बोला सेम बॉटल्स मुझे रिक्वायर्ड है 10,000 यूनिट्स. तो वहां पर क्या होता है बेटा, एक बॉटल की कई बार ऐसे यूनिट्स होती हैं, ऐसा प्रोडक्शन होता है जहां पर इंडिविजुअली यूनिट की कॉस्ट निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर वहां पर क्या करते हैं हम, ओवरऑल बैच की कॉस्टिंग फाइंड आउट किया जाता है. तो कि सर 10,000 यूनिट्स को बनाने में टोटल कितना खर्चा हो रहा है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा. और ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, हमारा बैच कॉस्ट हो जाएगा क्या बेटा. आगे बात समझ में. Sir, एक बार रिपीट करूँ.
भाई मैं ये सिंपल से ये बोल रहा हूँ, कई प्रोडक्शन ऐसे होते हैं, कई यूनिट्स ऐसी होती है जहां पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बैठ रही है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। तो फिर उसके अंदर क्या होता है, हम ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है क्या। जैसे यस कई सर। आइटम आते हैं बेटा, बहुत सस्ते आइटम आते हैं या बहुत कम रेंज के होते हैं, तो उनके एक एक प्रोडक्ट की रेंज निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना बेटा। तो फिर वो पूरे पैकेट यस। की रेंज बताते नहीं बताते, तो किसे पूरा पैकेट आएगा, से खुले में नहीं मिल पाएगा ये चीज। तो वहां पर हमें क्या करना होता है, बैच कॉस्टिंग फाइंड आउट करना होता है। तो देखो क्या लिखा है, बैच कॉस्टिंग इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। while job costing is concerned with costing of jobs that are executed against a specific order of the customer। जॉब कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जॉब्स वगैरह को एग्जीक्यूट करते हैं कस्टमर्स के पर्टिकुलर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। whereas batch costing is used where articles are manufactured in definite batch। जबकि बैच कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक बैच के अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। आप लोग कभी बेटा देखना, बिस्किट्स वगैरह आते हैं, बिस्किट्स वगैरह पर आप अगर पीछे देखेंगे, पार्ले जी का बिस्किट लाना, उस पर पीछे लिखा होता है लॉट नंबर। अब की बार कभी नोटिस करना बेटा, क्योंकि वहां पर अब वो एक एक बिस्किट का पता लगाए, भाई ये बिस्किट कौन से उसमें निकला था, ये बिस्किट कौन सी यूनिट से निकला था। पॉसिबल होगा क्या, क्योंकि वहां नो पर सर। वो लोग क्या करते हैं बेटा, लॉट बना देते हैं। भाई 10,000 पीस है, 10,000 पीस का एक लॉट बना दिया उन्होंने। तो वो लॉट नंबर उस पर डला हुआ रहेगा, मान लो 542। अब आपके उस प्रोडक्ट में अगर खराबी आई, तो 542 नंबर डालते हो, पता चल जाएगा भाई ये लॉट नंबर कौन सा था, 542। इसमें ये यूनिट्स कहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है। कंपनी की इंडिया में कम से कम 50 जगह फैक्ट्री है बेटा। इंडिया के अंदर 50 जगह फैक्ट्री, पता कैसे चले ये कोटा वाली फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर हुआ था, जयपुर वाली से, दिल्ली वाली से, अमेरिका वाली से। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, लॉट नंबर डाल देते हैं, ताकि अगर मान लो आपके बिस्किट में कोई खराबी निकली, तो सिर्फ वो उस वाले लॉट में खराबी आई है, तो वो कंपनी क्या कर सके, उसको करेक्शन कर सके। गेटिंग माय पॉइंट। तो वहां पर क्या यस। होता है बेटा, लॉट्स फॉलो किए जाते हैं। बैच मींस लॉट इन विच आर्टिकल्स आर टू बी मैन्युफैक्चर। बैच का मतलब क्या होता है, लॉट जिसके अंदर आर्टिकल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। जैसे एक मेडिसिन की रेट निकालना वो बड़ा कॉस्टिंग वो होता ही नहीं होता है बेटा, डिफिकल्ट। वहां पर एक एक यूनिट की कॉस्ट निकालना बड़ा, क्योंकि कई मेडिसिन बेटा बहुत सस्ती आती नहीं आती है बेटा, दवाई 5 रुपए का पूरा पत्ता वो आ जाता है, स्ट्रिप आ जाती है उसका, पूरा 10 रुपए का पूरा स्ट्रिप आ जाता है। होता है या नहीं। यस। यस सर। बिस्किट इंडस्ट्री है, अब बिस्किट इंडस्ट्री के अंदर एक बिस्किट कितने का बैठा, क्या पॉसिबल है क्या बेटा कॉस्टिंग फाइंड आउट करना, एक बिस्किट की वैल्यू। वहां पर क्या होता है, पैकेट के अकॉर्डिंगली निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है। 100 ग्राम बिस्किट का पैकेट, 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, इस तरह से अलग अलग वेट के आते हैं बेटा बिस्किट के पैकेट्स। यस सर। तो वहां पर हमारा क्या होता है, बैच कॉस्टिंग फॉलो किया जाता है। इज इट क्लियर। दो चीजें मैंने समझा दी है, जॉब कॉस्टिंग और सेकंड वन इज बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड काम करती है। ड्रग इंडस्ट्रीज, जहाँ पर ड्रग्स वगैरह बनाए जाते हैं। ड्रग्स का मतलब वो वाले ड्रग नहीं है बेटा, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड ड्रग्स है। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, एक ही जैसे 10-10 जींस वो लॉट में आती नहीं आती बेटा, वहां पर जींस वगैरह और ये चीज है। आप कभी होलसेलर के यहाँ जाओ, एक जैसी जींस आपको 50 जींस मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। यस यस। सर। बिस्किट इंडस्ट्री, बिस्किट्स वगैरह, आप पार्ले जी बिस्किट के आपको एक जैसे बिस्किट बहुत सारे मिल जाएंगे। तो बिस्किट इंडस्ट्री, ये इन सब जगहों पर हमारा क्या होता है, बैच कॉस्टिंग फॉलो किया जाता है। ये क्या होता है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, अभी हम बाद में देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया बेटा, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। अब इसको यस हम सर। रीड आउट करते हैं, क्या लिखा हुआ है। जॉब कॉस्टिंग, अ जॉब इज अ कॉस्ट यूनिट। जॉब क्या एक कॉस्ट यूनिट है दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर एक सिंगल ऑर्डर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड ईच जॉब इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। और हर जॉब क्या होती है बेटा, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होती है, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
एंड कॉस्ट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ईच जॉब, और वो जो कॉस्ट वगैरह होती है उसको आप उसी जॉब से रिलेटेड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेल लिंक, आपने रेल का लिंक वगैरह बनाई, रेलवे की लाइन वगैरह बनाई, तो उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो क्या हो जाएगी, जॉब कॉस्टिंग हो जाएगी क्या बेटा। सेकंड दिया बैच कॉस्टिंग। अ बैच इज अ कॉस्ट यूनिट दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेट रेडिली आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ यूनिट, जिसके अंदर क्या होता है, यूनिट्स का ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ 10,000 डिस्पोजेबल रेजर्स, रेजर मतलब कोई शेविंग करने की रेजर, आपने 10,000 यूनिट्स का रेजर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी बैठ रही है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। वहां पर क्या किया जाता है, पूरी एक साथ यूनिट्स का बंच का कॉस्टिंग निकाला जाता है। Here the cost of a single unit is too small to be measured in dollars, तो डॉलर्स में उसको फाइंड आउट करना बड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको टोटल बेच वाइज निकाला जाता है। द कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग द बेच इज द टोटल बेच कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द बैच, तो उससे पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगा क्या बेटा। आगे बात समझ में यहाँ तक। Yes, sir. एक्टिविटी नंबर 1 दिया है, इसके अंदर सजेस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस दैट यूज जॉब कॉस्टिंग। कोई भी आपको 3 एग्जांपल्स बताने हैं जो जॉब कॉस्टिंग फॉलो करते हो। तो हमने बोला जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आपके लिए स्पेशली कार डिजाइन कर रही है, आपने बोला सर मुझे इस तरह की कार चाहिए ऐसी, मैं मान लो हैंडीकैप पर्सन हूँ तो मुझे भाई कार में ये चीजें चाहिए। हम फर्नीचर वगैरह अपने लिए स्पेशली डिजाइन करवाते नहीं करवाते घर में, सर मेरे घर में मुझे फर्नीचर में इस एल शेप में फर्नीचर चाहिए, यहाँ पर ये चीज चाहिए, तो वो आपके अकॉर्डिंग डिजाइन करके देते हैं बेटा। आर्किटेक्ट आपके घर का जो आर्किटेक्टिंग वगैरह करते हैं, पूरा डिजाइन कर देते हैं, तो वो सभी जगह पर क्या होती है, हमारी जॉब कॉस्टिंग फॉलो की जाती है। फिर दिया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। जॉब और बैच कॉस्टिंग के क्या फीचर्स होंगे, तो देखो क्या लिखा हुआ है। द वर्क रिलेटिंग टू अ जॉब मूव्स थ्रू प्रोसेस एंड ऑपरेशंस एज अ कंटीन्यूअसली आइडेंटिफाइबल यूनिट्स, जो वर्क वगैरह होता है वो एक कंटीन्यूअसली होता है आइडेंटिफाइबल यूनिट्स के फॉर्म में। जॉब कॉस्टिंग इज मोस्ट कॉमनली अप्लाइड within a factory or workshop but may also be applied to property repairs and internal capital expenditures। जॉब कॉस्टिंग को नॉर्मली हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, फैक्ट्री वगैरह के अंदर, वर्कशॉप के अंदर, जहाँ पर कस्टमर्स की डिमांड क्या पड़ती है, हमें चेंजेस करना होता है। बट आपने कोई प्रॉपर्टी की रिपेयरिंग वगैरह करवाई है या कोई बड़ा खर्चा किया है, तो जैसे मुझे इस तरह की वो चीजें चाहिए, तो वहां पर भी आपका जॉब कॉस्टिंग फॉलो हो सकता है। Customer tends to approach a supplier to indicate requirements of a job and then an estimate for the job is prepared। मतलब वही कस्टमर आपके पास में अप्रोच करेगा, भी तो किसी मुझे इस तरह का वर्किंग चाहिए, फिर वो क्या करते हैं, आपको एक एस्टिमेशन लगा करके बताते हैं भी तो क्या आपके जो आप वर्क चाहते हैं उसका इतना खर्चा बैठेगा। इन जनरल द प्रोसीजर फॉर कॉस्टिंग बैचेस आर वेरी सिमिलर टू दोस फॉर कॉस्टिंग जॉब। जैसे हम जॉब कॉस्टिंग की जॉब की कॉस्टिंग फाइंड आउट करते हैं, वैसे की वैसे ही बैच की कॉस्टिंग फाइंड आउट की जाती है। एज द बैच इज ट्रीटेड एज अ जॉब ड्यूरिंग प्रोडक्शन, once the batch has been completed, the cost per unit can be calculated as the total batch cost divided into the number of units in the batch। बैच कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ओवरऑल बैच के अंदर टोटल कितना खर्चा हुआ, वो बैच कंप्लीशन होने के बाद में पता चलता है आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी उस बैच में, तो उससे हमारे क्या निकल जाती है, पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट हो जाती है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है बेटा। शिफा, हिमांशु एंड नीरव, बेटा कोई डाउट है यहाँ तक। No, sir. No, sir. फिर आगे आते हैं हम इसी के बाद में, हमें कॉस्ट शीट भी बनानी आनी चाहिए। सो कॉस्ट शीट कैसे बनती है, तो कॉस्ट शीट बनाने का तरीका क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, डायरेक्ट मटेरियल, जो भी आपका डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो उससे रिलेटेड है डायरेक्टली, तो उनको हम लिख देते हैं। तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी क्या आ जाती है, प्राइम कॉस्ट। सर ये कॉस्ट शीट यूज किस में आती है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करेगी नहीं करेगी, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है, कॉस्ट शीट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को ऐड किया क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसमें ऐड करेंगे क्या बेटा, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड, जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हुए, वो ऐड करने पर क्या आ जाता है हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट।
उसमें ऑफिस वगैरह के खर्चे ऐड कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के, मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस, तो वो हमारा कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करने के बाद में जो फिगर आती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उसमें सेलिंग ओवरहेड्स भी अगर हम ऐड कर देंगे, जो सेल करने से जो खर्चा हुआ है, तो हमारी वैल्यू आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी सेल्स। इज इट क्लियर? कॉस्ट शीट के अंदर क्या क्या आता है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड्स ऐड कर दिए तो प्रोडक्शन कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और सेलिंग ओवरहेड्स ऐड कर दिए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाता है? सेल्स आ जाता है। आगे यहाँ तक का पॉइंट समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो वही चीज हमें कॉस्ट शीट बोला है उन्होंने भी, तो कि कॉस्ट शीट या कॉस्ट कार्ड हमें बनाना पड़ता है। तो वो कैसे बनता है वो चीज भी मैंने बता दी है, उन्होंने वही चीज बता दिया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट ऐड कर देंगे। जो भी आपके ओवरहेड्स होंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स या फिक्स्ड ओवरहेड्स, उन्होंने यहाँ पर वेरिएबल और फिक्स्ड एक साथ लिख दिए, मैंने वहां पर अलग अलग करके बता दिया। तो वो आपकी क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या आ जाती है? हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू आ जाती है। यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। इसको यहाँ तक का कंप्लीट करें आज सर का। वेरिएबल ओवरहेड में कौन सा आएगा, फिक्स में कौन सा आएगा? वेरिएबल ओवरहेड्स मतलब होते हैं बेटा ऐसे ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। Daily Of- labors. हाँ, जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन अगर ओवरहेड्स चेंज होते हैं तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। और जो चेंज नहीं होते उसको हम कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड का मैं एग्जांपल लूं, मान लो रेंट ऑफ फैक्ट्री, जो फैक्ट्री का रेंट है वो, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, वो फिक्स्ड ओवरहेड रहेगा नहीं रहेगा बेटा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका और प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। और Yes, sir. और वेरिएबल ओवरहेड जो होंगे वो क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन वेरी करते हैं। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? वेरी करते हैं। मतलब आपका जितना ज्यादा होगा प्रोडक्शन उतना, जैसे हम बात करें मशीन का ऑयल, मशीन में जो ऑयल वगैरह यूज होता है, आप अगर मशीन को कम चलाओगे तो कम यूज होगा, और ज्यादा चलाओगे तो कम ऑयल, ज्यादा ऑयल यूज वगैरह होगा नहीं होगा, उसकी ग्रेसिंग वगैरह और ये चीजें करानी पड़ेगी क्या बेटा? यस सर। दैट इज वेरिएबल ओवरहेड्स। आगे समझ में? यहाँ Yes, तक sir. की बात हमारी हो गई बेटा। इसके अंदर कल हम इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, बैच कॉस्टिंग वगैरह की कैलकुलेशंस वगैरह कैसे होती है इसका। सर हाँ बोलो। सर ये ऊपर जो डायरेक्ट लेवल गिवन है वो भी वेरिएबल लेवल ही है। कौन से बेटे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो डायरेक्ट लेबर गिवन है ना सेकंड वाला, इस वेरिएबल, फॉर्मेट में डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है ना, हाँ ये भी वेरिएबल है क्या? मतलब हावर्स लिखा हुआ है। डायरेक्ट लेबर, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये डायरेक्टली उसी से कनेक्टेड होता है। डायरेक्ट लेबर का मतलब हो गया जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हाँ। मैं आपको पढ़ा कब रहा हूँ? जब आप आ रहे हैं। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको तो मेरी पैसे भी नहीं मिलेंगे मुझे। डायरेक्टली मेरा सैलरी जो है वो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया नहीं हो गया बेटा? यस सर। तो वो चीज होता है हमारा डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्टली उसी मटेरियल से रिलेटेड खर्चा हुआ है। जबकि ओवरहेड्स होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली जो होते हैं। जैसे मैंने यस बोला ना मशीन का ऑयल, तो वो हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट, वो चीज बेटा। ओके। और कोई डाउट यहाँ तक? नो हाँ सर। सर। यहाँ तक का इसको रीड आउट करें, बाकी का हम कल करते हैं सेम टाइम पर। ठीक है बेटा? शिफा, हिमांशु, नीरव, कल सेम। Yes, sir. यस सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके थैंक बेटा, यू। वेलकम। Excuse me, sir. यस बेटा। सर आप मेरा नंबर ये एमए के ग्रुप में ऐड कर लोगे क्या? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल कर लूंगा। मैं आज और बस, सर ये पीडीएफ भी सेंड कर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल 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 मैं कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम।